नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल सौरभ तिवारी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोशिका चक्र। इसमें हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में और समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं पहले आपको समसूत्री विभाजन के बारे में बता रहा हूँ। कोशिका चक्र में विभाजन के पश्चात जो अवस्था आती है उसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं, जिसे जीवन प्रतीक के नाम से जाना जाता है। इस फेस में सबसे अधिक समय लगता है। जीवन फेस में डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों को संग्रहित किया जाता है और कोशिका आकार में वृद्धि होती है। तत्पश्चात कोशिका पहुंच जाता है एस फेस में, जिसके संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। इस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है और गुणसूत्र की संख्या के अकॉर्डिंग दुगना डीएनए बन जाता है। तत्पश्चात तीसरा फेस आता है G2 फेस या ग्रोथ सेकेंड फेस। इस फेस में विभाजन के लिए आवश्यक तैयारियां की जाती हैं। तत्पश्चात कोशिका विभाजन प्रावस्था में पहुंच जाता है, जिसे M के रूप में दर्शाया गया है। चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, ये चक्र जो है क्रम से चलते रहता है। तो इस प्रकार कोशिका चक्र निरंतर चलते रहता है। अब हम देखेंगे कि समसूत्री विभाजन में कौन कौन से पद आते हैं। समसूत्री विभाजन में सबसे पहले एक सामान्य अवस्था में आप देख पा रहे हैं कि गुणसूत्र के धागे काफी लंबे हैं और ये अपनी संख्या को दुगनी करते हैं विभाजन के पहले, ताकि समसूत्री विभाजन में समान संख्या में दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र जा सके। तत्पश्चात प्रोफेस अवस्था में हम पाते हैं कि दोनों तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। जब ये तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, उस दौरान केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे विलुप्त होते रहता है और लंबे गुणसूत्र संघनित होकर छोटे हो गए रहते हैं। तो तारक केंद्र विपरीत दिशा में जाते हैं और प्रोफेस में ही केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार प्रोफेस के रूप में हम दिमाग में रखेंगे कि तारक केंद्र विपरीत दिशा में गति करते हैं, गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाता है। जैसे ही केंद्रक झिल्ली विलुप्त होता है, हम मेटाफेस अवस्था में पहुंचते हैं। इस दौरान गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो चुकी होती है, क्योंकि यह समसूत्री कोशिका विभाजन है। और मेटाफेस में सभी गुणसूत्र बीचों बीच कोशिका के इकट्ठे हो गए रहते हैं और तारक केंद्रों से निकले हुए स्पाइंडल फाइबर के साथ ये जुड़े हुए रहते हैं। आप इसको इस चित्र में और ज़्यादा क्लियर देख पा रहे हैं कि ऊपर और नीचे तारक केंद्र है और उनसे गुणसूत्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ आप यह भी देख पा रहे हैं कि गुणसूत्र एक विशिष्ट आकृति को वी शेप या एल शेप या जे शेप को भी प्राप्त करते हैं। इनमें जुड़े हुए सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग गुणसूत्र की विशिष्ट आकृति जो है बनती है और मध्य रेखा में इक्वेटर में इकट्ठे गुणसूत्र इस विशिष्ट आकृति में दिखाई देते हैं। साथ ही साथ वो स्पाइंडल फाइबर से जुड़े हुए होते हैं। इसके पश्चात कोशिका एनाफेस अवस्था में प्रवेश करता है। एनाफेस अवस्था में आप देख पा रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में इक्वेटर में इकट्ठे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ करते हैं। जब ये गमन करना प्रारंभ करते हैं, उस दौरान को हम लोग अर्ली एनाफेस के नाम से जानते हैं। जो गुणसूत्र दुगने हुए थे, उनके आधे हिस्से नीचे की ओर और आधे हिस्से ऊपर की ओर जाते हैं। अगले इस चित्र में एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं कि गुणसूत्र जो जुड़े हुए थे वो विपरीत ध्रुवों की ओर स्पाइंडल फाइबर के माध्यम से जा पा रहे हैं। यह चित्र काफी अधिक इस इमेज को क्लियर कर देता है कि गुणसूत्र इक्वेटर से विपरीत ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं। एनाफेस अवस्था के आखिर में ये ध्रुवों की ओर लगभग
पहुंच जाते हैं तो इसे हम लेट एनाफेज के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि एनाफेज में लेट एनाफेज में ये ध्रुवों की ओर लगभग पहुंच चुके हैं। लेट एनाफेज के पश्चात आगे का जो स्टेज होता है इसे हम टीलोफेज के नाम से जानते हैं। टीलोफेज में गुणसूत्र समूहबद्ध होने लगते हैं और ध्रुवों में इकट्ठा होते हैं। इस दौरान दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं। एक, इन गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, साथ ही साथ सेल में संकीर्णन प्रारंभ हो जाता है और यह सेल केंद्रक के निर्माण के साथ साथ दो कोशिकाओं में विभाजित होने लगता है और कोशिका द्रव का भी विभाजन हो जाता है और इस विभाजन प्रावस्था के अंत में दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जंतु कोशिकाओं में इस प्रकार दो केंद्रक युक्त कोशिका बीच से संकुचित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। जीवधारियों में वृद्धि, मरम्मत और विकास के लिए समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके बिना जीवधारी की वृद्धि नहीं हो सकती। जन्म से पहले ही माता के गर्भ में भ्रूण अवस्था में भी समसूत्री कोशिका विभाजन से ही शरीर का निर्माण होता है। तो वृद्धि, मरम्मत और विकास के लिए जीवधारियों में समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। पौधों में समसूत्री कोशिका विभाजन में आखिरी प्रावस्था में थोड़ा सा अंतर हमको देखने को मिलता है। एक बहुत ही सुंदर एनिमेशन वीडियो आप देखिए। इसमें आपको पौधे की कोशिका में गुणसूत्र जो हैं वो विपरीत दिशाओं में गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं गुणसूत्र जो है विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं और ये गति करते हुए गुणसूत्र जब दोनों ध्रुवों में पहुंच जाते हैं तो उनके बीच में सेल प्लेट का निर्माण होता है जिससे दो पादप कोशिकाएं बनती हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।